वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फॉर CA CMA एंड CS फाइनल ये हमारा IDT चैप्टर वाइज चार्ट बुक रिवीजन का पहला सेशन है। मैंने ऑलरेडी सारी जानकारी जो दी है वो लेक्चर 00 में दी है और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। ओके, वो प्लेलिस्ट में लेक्चर 00 आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी रिगार्डिंग टू अवर दिस IDT चैप्टर वाइज चार्ट बुक रिवीजन से रिलेटेड है। सो दोस्तों, आ, चलिए, आर यू रेडी? तैयार हो? तो ये IDT चैप्टर वाइज चार्ट बुक रिवीजन में नोट्स कैसे मिलेगी, उसके बाद में आपको हमारे वेबसाइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आपको क्रिएट करना है और उसमें आपको इसका चार्ट बुक का PDF नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ साथ में कस्टम्स का भी वॉल चार्ट का PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके बेस पे हम कंप्लीट रिवीजन लेने वाले हैं। इसलिए लेक्चर 00 है, आपको जरूर देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्लेलिस्ट लिंक दी है, उसमें लेक्चर 00 डाला हुआ है। ओके, और मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपको हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करना है और यस, नोट्स डाउनलोड करना है। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा कि ये जो पहले 2 चैप्टर्स होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू GST और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर जो है यहाँ पे फाइनल और इंटर लेवल पे सेम होते हैं। नो डाउट फाइनल लेवल पे कुछ क्लैरिफिकेशन ज़्यादा होते हैं, तो वो तो डेफिनेटली हम कवर करेंगे। तो मैंने जो यहाँ के इंटर लेवल का रिवीजन स्टार्ट किया था, तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू GST, ये दोनों लेक्चर कॉमन है। मैंने इंटर का लाइव स्ट्रीमिंग में लिया था और आपको मैं ये लेक्चर अपलोड करके दे रहा हूँ, तो दोनों का कॉमन होता है आज का सेशन। तो ऐसे पहले 2-3 सेशंस दोनों के कॉमन होते हैं, तो वो मैं ये सेशंस जो है आज का जो अभी रिकॉर्ड किया गया है वो सेशंस आगे कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरा आपको ये बता दूं बेटा, ये सारे सेशंस RR रिवीजन बैच के मई 23 और जून 23 एग्जामिनेशन के हिसाब से कंप्लीटली अमेंडेड और अपडेटेड रहेंगे। तो आपको जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ये रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है और कंप्लीटली अमेंडेड है। उसके बाद में भी मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि रिवीजन में मैं जो अमेंडमेंट कवर करूंगा वो एक रिवीजन फॉर्म होगा, शॉर्ट में कवर करूंगा, लेकिन अमेंडमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंस होता है हर एग्जाम में और आप अमेंडमेंट के लेक्चर्स जरूर सेपरेटली देखिएगा। यानी ये रिवीजन प्लस अमेंडमेंट के लेक्चर्स अगर आप दोनों देख लेते हो तो डेफिनेटली आपका एक सुपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो अमेंडमेंट लेक्चर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें मैंने इन डेप्थ में और बहुत अच्छे से अमेंडमेंट्स यहाँ पे कवर किया है। तो उसकी नोट्स भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसलिए आप जो है चैप्टर होने के बाद उस चैप्टर की अमेंडमेंट्स भी अगर साथ साथ में देख लोगे तो आपका जो है बहुत अच्छे से रिवीजन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक IDT चैप्टर वाइज रिवीजन का। और ये पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू GST एंड लेवी ऑफ GST से रिलेटेड। आर यू रेडी? यस और नो? हाउस द जोश? बोलिए हाय सर। और एक बात कह दूं, यहाँ पे बेटा अगर आप ये रिवीजन देख रहे हो तो अपनी कमेंट्स जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा है, और अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। साथ साथ में अगर आप कभी कभी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पे कम से कम यूज़ करना, पर एक आधी बार सैटरडे संडे सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आप सोशल मीडिया पे इंस्टा पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो CA_विशाल_भट्टड़ पे, क्योंकि मोस्टली मैं बहुत सी बार सैटरडे संडे आके थोड़े टिप्स दे देता हूँ कि एग्जाम के हिसाब से आपने क्या करना चाहिए। तो अगर रेयरली कभी यूज करते हो तो आपको वो टिप्स मिल जाएगी। सो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सेशन। यस, आर यू रेडी? चलिए चलिए दोस्तों, आते हैं पहला चार्ट पे। और वो जो हमारा पहला चैप्टर है, चार्ज ऑफ GST एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ये सॉरी हम जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ GST पे। पहले ये रहा चार्ट आपके सामने, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ GST। अगर आपका जो पहला चैप्टर है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपसे रिवाइज करवा लेता हूँ।
पहला जीएसटी के टोटल 5 एक्ट है, जैसे आपको पता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपेंसेशन सेस, ठीक है। CGST levied by central government, SGST levied by state government, UTGST union territory, IGST central government और GST compensation cess। अब एक पॉइंट आपको याद दिलाना चाहूँगा, GST compensation cess जनरली आपसे इग्नोर हो जाता है, वैसे कैलकुलेशन में कहीं भी हमको रेफर करना नहीं है और ये एक्ट भी नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए। यस, ओके, कुछ यहाँ पे प्रीमियम आइटम्स पे और कुछ ऐसे आइटम जो पब्लिकली डोमिनेट करना है, जैसे सिगरेट है, टोबैको है और लग्जरी आइटम जैसे कार वगैरह है, इन आइटम पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है और वो एक्स्ट्रा टैक्स जीएसटी कंपेंसेशन सेस एक्ट 2017 के थ्रू लगाया गया। इससे जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू जीएसटी आने के बाद जो स्टेट को अगर कोई नुकसान हुआ तो उन स्टेट में बांटा जाएगा। ओके, सीजीएसटी जो लगता है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है, एसजीएसटी अगेन इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है और आईजीएसटी ओके ये इंटर स्टेट और जीएसटी कंपेंसेशन सेस ये दोनों इंट्रा और इंटर सेस पे लगता है। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बताइए कि यहाँ यूटीजीएसटी और एसजीएसटी इनमें क्या फर्क है। ओके, यहाँ पे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी ओके और ये एक सीजीएसटी ओके, यहाँ पे कोई भी आपका ट्रांजैक्शन होता है सप्लाई का, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई का होता है और अगर जीएसटी रेट में 18% लेके चलूं तो 50% आपको एसजीएसटी लगता है, ये तो आपको बिल्कुल बहुत बेसिक ही ये पता ही होगा, और 50% आपको 50% सीजीएसटी लगता है और 50% एसजीएसटी लगता है, ये यूटीजीएसटी लगता है। अब ये यूटीजीएसटी क्या होता है? ओके, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ले लो और दूसरा अंडमान निकोबार ले लो। ओके, अगर महाराष्ट्र में यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र में इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो ये केस में सीजीएसटी और महाराष्ट्र स्टेट का एसजीएसटी लगेगा 50-50%। लेकिन अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई पे अगर इंट्रा होता है तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, यहाँ पे यूटीजीएसटी लगता है। ओके, यूजीएसटी यानी इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी यहाँ पे यूटीजीएसटी लगता है। ओके, तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी ये केस में लगता है, ध्यान से सुनिएगा। और नो डाउट जब भी इंटरस्टेट होगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी इंटरस्टेट सप्लाई में क्या क्या होता है। ओके, ये आपको बता दूं, इंटरस्टेट सप्लाई में यहाँ पे पहला ओके फ्रॉम वन स्टेट यानी आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ये एक स्टेट में होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरे स्टेट में होगा तो इंटरस्टेट बोला जाएगा, या स्टेट में होगा ओके और दूसरा यूटी में होगा तो इंटरस्टेट बोला जाएगा, और वाइस वर्सा। या फिर आपका यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपका जो है यूटी टू यूटी होगा तो वो इंटरस्टेट बोला जाएगा। सेकंड, आपका इंपोर्ट ट्रांजैक्शन होगा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन हो गए तो वो भी इंटरस्टेट बोले जाएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन भी इंटरस्टेट बोले जाएंगे। ओके, उसके बाद में थर्ड यहाँ पे जहां तक देखा जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओके ये स्पेशल जोन होते हैं फॉर एक्सपोर्ट। ओके, जो भी यहाँ इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री इनको सप्लाई करेगी इंटरस्टेट बोला जाएगा, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सप्लाई करेंगे इंटरस्टेट बोला जाएगा, क्योंकि ये जोन ऐसे माने जाते हैं, होते हैं इंडिया में लेकिन ऐसे माने जाते हैं कि जो वो इंडिया के बाहर है। अगर वो इंडिया के बाहर है ऐसा माना जाता है, होते इंडिया में, तो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीटली यहाँ पे इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट के हिसाब से होता है। तो बेटा इंटरस्टेट सप्लाई ओके लगता है आईजीएसटी, और स्टेट टू यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एसईजेड सप्लाई, इसे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो चलिए, ये हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ आईजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी इंटरस्टेट के केस में लगता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें, ओके नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे देखें कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, इंपॉर्टेंट। ओके, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स, भाई जीएसटी भी जो है यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन होगा उसके ऊपर ही टैक्स है, मतलब आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, और जितना वैल्यू एडिशन हुआ ओके वो वैल्यू एडिशन पे ही जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बता दूं कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब यहाँ पे कि
दो ट्रांजैक्शन इसमें हो सकते हैं। जैसे इन द स्टेट, ये ले लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, ओके, यहाँ पे सप्लायर टू रिसिपिएंट इंट्रा, और दूसरा ट्रांजैक्शन हो सकता है इंटर, दूसरा ट्रांजैक्शन हो सकता है इंटर मतलब अदर स्टेट में। तो अगर यहाँ पे इंट्रा हुआ तो कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी। दूसरा कौन सा टैक्स लगेगा? एसजीएसटी। तो ये एसजीएसटी का रेवेन्यू किसको जाएगा? तो ये एसजीएसटी का रेवेन्यू यहाँ पे जहां डेस्टिनेशन है, कौन सा डेस्टिनेशन स्टेट है? महाराष्ट्र, तो एसजीएसटी का रेवेन्यू महाराष्ट्र को जाएगा। जब लेकिन इंटरस्टेट होगा तो क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी के केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, आईजीएसटी कंप्लीट फुल रेट से लगता है। जैसे आपका जीएसटी का रेट अगर 18% है तो आईजीएसटी टोटल 18% से लगता है। नाम ही है इंटीग्रेटेड, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी को इंटीग्रेट किया हुआ टैक्स, ओके, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब देखो ये जो फुल कंप्लीट रेट से लगेगा, मे बी 5%, 12%, 18% या 28%, ओके। तो अगर यहाँ पे सप्लायर गवर्नमेंट को यहाँ 18% का टैक्स दे रहा है, समझ लो गवर्नमेंट को 18% का टैक्स दे रहा है, तो ये 18% में से ओके 50% रेवेन्यू सीजीएसटी रखता है, मतलब सेंटर रखता है। उसको मैं ऐसा लिखूंगा कि यहाँ 50% रेवेन्यू सेंटर रखता है, ओके, और रिमेनिंग 50% रेवेन्यू जो है यहाँ पे स्टेट रखेगा, ओके, स्टेट रखेगा। पर कौन सा स्टेट रखेगा? सेलर स्टेट या बायर स्टेट? समझ लो बायर स्टेट गुजरात है, बायर स्टेट गुजरात है। तो ऐसे केस में ओके आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू कौन से स्टेट को बांटा जाएगा? तो ये रेवेन्यू डेस्टिनेशन स्टेट को बांटा जाएगा, मतलब गुजरात को बांटा जाएगा। आपको पे करते वक्त पूरा दे देना है, ध्यान सुनना, आईजीएसटी आपको पे करते वक्त पूरा गवर्नमेंट को दे देना है, आपको बाइफरगेट नहीं करना है। गवर्नमेंट पैसा लेने के बाद इसको बाइफरगेट करेगी, 50% सेंटर रखेगी और 50% यहाँ पे स्टेट को दिया जाएगा। पर कौन से स्टेट को दिया जाएगा? डेस्टिनेशन स्टेट को दिया जाएगा, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। ओके, समझा? क्या समझा तो कहो स्वाहा। ओके, मेरे साथ इन्वॉल्व रहो, ये 1.5 घंटा सब कुछ भूल जाओ मेरे साथ, ओके, इतने कंप्लीटली इन्वॉल्व रहना, ओके, कि अगर आपने सीरियसली मुझे सुना तो आपकी पूरी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी, आप सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाओगे बॉस। ओके, चलिए नेक्स्ट। जीएसटी इज टेक्निकली पेड बाय सप्लायर बट एक्चुअली बोर्न बाय कंज्यूमर। इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर ही है, इट इज अ ट्रांसफरेबल टैक्स फ्रॉम सप्लायर टू रिसिपिएंट और अल्टीमेट बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। समझ में आया? जैसे ओके मैन्युफैक्चरर से वो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक। उसके बाद में जीएसटी कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेज। ओके, जीएसटी जो कलेक्ट होता है वो मल्टीपल स्टेज पे कलेक्ट होता है। मल्टीपल स्टेज पे कलेक्ट होता है मतलब क्या? ओके, क्या ऐसा है? समझ लो, एग्जांपल ले लो, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये बताओ कि जीएसटी जो है और किसी मैन्युफैक्चर स्टेज पे कलेक्ट होता है क्या? लाइक एक्साइज? नहीं, जीएसटी ऐसा नहीं है। एक्साइज तो अब खत्म हो गया, लिमिटेड गुड्स पे ही एक्साइज है। ओके, जहां तक देखा जाए जीएसटी मल्टीपल स्टेज पे, मल्टीपल स्टेज पे मतलब हर स्टेज पे जीएसटी लगेगा और आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलते जाएगा एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। पूरा बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पे आएगा। ओके, समझ में आया? यस। तो नाउ ओके, वो आपने सॉन्ग सुना है ना, रोज सुबह 8 बजे क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। किसका हवन करेंगे? जीएसटी का हवन करेंगे। आर यू रेडी? यस। ओके, कम ऑन। उसके बाद में नेक्स्ट, यहां पे जीएसटी इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस सोर्सेज। ख्याल रहे, जीएसटी ये बिजनेस टैक्स है, बिजनेस टैक्स है। इसलिए आगे मैं आपको पढ़ूंगा कि कोई ट्रांजैक्शन अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ओके, जैसे आपने अपना पर्सनल कार बेची, पर्सनल मोबाइल बेचा, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। ओके, तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। और उसके बाद में यानी पर्सनल एक्टिविटी, हॉबीज पे जीएसटी नहीं आता है। और जीएसटी का मेन एक फीचर है कि आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलते जाएगा। ओके, आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलते जाएगा। चलिए, तो ये था ओके बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है जीएसटी से रिलेटेड? एक है आर्टिकल 246A, 269A, ये 3 आर्टिकल मैं यहां लेने वाला हूं। पहला आर्टिकल 246 है, तो आर्टिकल 246 है, ये पावर देता है जीएसटी लगाने का। बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों मिलकर जीएसटी लगा सकते हैं। आर्टिकल 269 पावर देता है आईजीएसटी लगाने का। ओके, और आईजीएसटी जो है वो सेंटर लगाएगा और बाद में उसका रेवेन्यू जो है, ओके, आईजीएसटी का जो है यहाँ पे रेवेन्यू बाद में सेंटर और स्टेट अलोकेट करेगी।
आर्टिकल 366(12)A में क्या डिफाइन हुआ है? इसमें डिफाइन किया है, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये समझ में आया? ओके, तो जीएसटी यानी क्या? जीएसटी मतलब ओके, इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे ये टैक्स लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अभी फिलहाल जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर बताओ कौन कौन सा टैक्स है, बोलो फटाफट। देखो भाई, अगर आप रिवीजन के लिए बैठे हो तो अच्छी बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो तो आपके रिस्क पे बैठना। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपने पढ़ लिया है या आपने क्लास कर लिया है और आप रिकनेक्ट हो रहे हो पूरे कॉन्सेप्ट से। ऐसा ही है ना? कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहा है ना? चलिए, उसके बाद में बेनिफिट ऑफ जीएसटी। ओके, बेनिफिट ऑफ जीएसटी, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। सेकंड, मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी कंप्लीटली कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर देता है। ओके, पहले तो एक्साइज के क्रेडिट वैट में नहीं मिलते थे, वैट के क्रेडिट एक्साइज में नहीं मिलते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपके आउटपुट पे जीएसटी, आपके इनपुट पे जीएसटी और आपको इनपुट का कंप्लीट यहाँ पे क्रेडिट मिल जाता है। उसके बाद में एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। मल्टीपल टैक्सेस मतलब क्या था? पहले का आपको एक ही ट्रांजेक्शन पे वैट भी देना पड़ता था, सर्विस टैक्स भी देना पड़ता था, कंफ्यूजन था, डबल टैक्सेशन था और स्टेट में बहुत सारे टैक्सेस थे। ओके, वो सब हटा दिए गए, जैसे ये लिस्ट दी गई और ये सब हटा दिए गए और एक सिंगल यूनिफाइड कोड टैक्सेशन का लाया गया और उसका नाम रखा गया जीएसटी। ओके, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट किया और जीएसटी से डेफिनेटली रेवेन्यू इंक्रीज तो हुआ ही है। उसके बाद में टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी। इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ओके, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जितनी भी अलग अलग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज थी, ओके, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज ऑन मेडिसिनल प्रोडक्ट, सब मर्ज कर दिए जीएसटी में। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स मतलब पहले एसडी 31, एसडी 39, ओके, जैसे ये सीवीडी और एसडी के जगह आप एसडी लिख दो, ये एसडी वर्ड ज्यादा बेटर है। सारी एसडीज मर्ज कर दी और सर्विस टैक्स एंड सर चार्जेस जो है वो सारे मर्ज कर दिए गए। ओके, स्टेट लेवल का वैट से सीएसटी, हाँ सीएसटी भी मर्ज कर दिया गया। उसके बाद में परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, पर ये वाला पॉइंट याद रखना। ओके, एंटरटेनमेंट टैक्स में यहां पे देखो, ओके, एंटरटेनमेंट टैक्स में, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट टैक्स में आपको ये बता दूं, ओके, पहले जो था जीएसटी आने के पहले स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी और लोकल बॉडी भी लगाती थी, लोकल बॉडी भी लगाती थी। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का अपना एंटरटेनमेंट टैक्स था, ओके, और लोकल बॉडी का अपना एंटरटेनमेंट टैक्स था। यानी अगर आप मूवी देखने जाओ तो दोनों गवर्नमेंट के टैक्स लगते थे, दोनों एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे और दोनों गवर्नमेंट के यहाँ पे टैक्स लगते थे। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स था एंटरटेनमेंट टैक्स, वो मर्ज कर दिया है, वो मर्ज कर दिया है, लेकिन लोकल बॉडी का ये मर्ज नहीं किया। मतलब क्या? मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का एंटरटेनमेंट टैक्स है, ओके, ये अब नहीं लगेगा जीएसटी आने के बाद, लेकिन लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा। सर थोड़ा और इसको इलैबोरेट करो थोड़ा, ठीक है, मैं इलैबोरेट करता हूं। जैसा आप कोई थिएटर में मूवी देखने गए, ओके, आप मूवी देखने जा रहे हो कोई थिएटर में, तो अब आज के केस में जीएसटी आने के बाद समझ लो आपकी टिकट है और टिकट आपकी 500 रुपए की है, तो 500 रुपए पे हो सकता है, जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल बॉडी इसके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है। ओके, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे टैक्स लगा रही है, पीएमसी, और ये एंटरटेनमेंट टैक्स समझ लो यहाँ पे 20 रुपीज लग रहा है। तो ये 20 रुपीज जो है आज भी लगेगा जीएसटी आने के बाद, क्योंकि ये मर्ज नहीं हुआ। और जब इसके ऊपर जीएसटी निकाला जाएगा, में भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, जब जीएसटी निकाला जाएगा समझ लो 18% से, तो ये 18% 520 पे लगेगा, उसमें टैक्स भी ऐड होगा। अगर एक चैप्टर आपको याद होगा और वो चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15(2)(a) के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा टैक्सेस आपको लगते हैं इन एडिशन टू जीएसटी, वो सारे एक्स्ट्रा टैक्सेस जो है जीएसटी निकालने के लिए ऐड किए जाते हैं। तो आज भी आपको जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। ओके, एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी का है वो भी आपको लगेगा, ओके, वो भी आपको लगेगा। तो चलिए, ये जो है हमने ऐड किया एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी। बाद में लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स या लॉटरी बेटिंग, हाँ ये वाला पॉइंट याद रखना, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग का टैक्स, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग भी मर्ज कर दिया जीएसटी में। यानी आज अगर लॉटरी खेली जाएगी, बेटिंग खेला जाएगा या गैम्बलिंग खेला जाएगा तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा बेटा, और सरचार्ज एंड सेस। ओके, ये क्यों मैं आपको ऐसे बढ़ा रहा हूं, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग? अगर आपको याद होगा, ओके, देखो गवर्नमेंट को
लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, गवर्नमेंट को इसके ऊपर जीएसटी लगाना है। ओके, क्योंकि वो पुराने सारे टैक्सेस जीएसटी में मर्ज कर दिए, यानी आज कोई भी लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग खेलेगा तो जीएसटी गवर्नमेंट लगाएगी। लेकिन अब जीएसटी लगाने के लिए ओके, मेन बेसिक प्रिंसिपल है आपका गुड्स या फिर सर्विस होनी चाहिए। गुड्स और सर्विस होनी चाहिए। जब तक आपका आइटम गुड्स ना हो या जब तक आपका आइटम सर्विस ना हो, तब तक उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। सेकंड पॉइंट, गुड्स यानी क्या? गुड्स यानी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें स्पेशली उन्होंने कहा इंक्लूड, ओके, अगर आप गुड्स की डेफिनेशन जो हम आगे देखेंगे, गुड्स के डेफिनेशन में स्पेशली कहा इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। ओके, एक्शनेबल क्लेम गुड्स में क्यों इंक्लूड किया? क्यों? क्योंकि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग ये एक्शनेबल क्लेम माना जाता है। ओके, तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे जीएसटी हम कब लगा सकते हैं? जब वो गुड्स होगा। अब गुड्स होगा तो गुड्स में एक्शनेबल क्लेम स्पेशली इंक्लूड किया गया, सो दैट इससे गवर्नमेंट को पावर मिल गई कि वो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे जीएसटी लगा सके। ओके, इसलिए एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड है। लेकिन अगर आप शेड्यूल 3 देखोगे, हम सेक्शन 7(2) में जाएंगे और शेड्यूल 3 में जाएंगे। शेड्यूल 3 में देखोगे तो उसमें पैरा 6 कहता है, पैरा 6 शेड्यूल 3 में कहता है कि आपका ओके, लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग छोड़कर बाकी एक्शनेबल क्लेम, बाकी अदर एक्शनेबल क्लेम जो है सप्लाई नहीं बोला जाएगा, नो सप्लाई। ओके, सिर्फ 3 केस पे सप्लाई बोला जाएगा, इसके अलावा अदर एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं बोले जाएंगे। अब देखो, ये पूरे रिवीजन में एक बात का ख्याल रखना आप सभी ने, और क्या कि स्पेलिंग देखने का नहीं। ओके, क्योंकि उतना टाइम है नहीं, और मैं जो ये स्पीड ले रहा हूं सबके लिए ओके है? अगर सबके लिए, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, अगर ओके होगा तो कहिए यस सर, फटाफट वाई टाइप कीजिएगा। ओके, और अभी तक का अगर आपको रिवीजन अच्छा लगा होगा तो यस, ऐसा ही रिवीजन चलेगा, लाइक कीजिएगा। तो चलो, यहां पे ये हुआ रिगार्डिंग टू लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, ये भी टैक्स जीएसटी में मर्ज कर दिए गए। चलो, टैक्सेस नॉट सब्स्यूम इन जीएसटी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप इसको ध्यान रखें तो ओके, आपको हेल्प होगा। कौन कौन से टैक्सेस जो है जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए? प्रॉपर्टीज टैक्स, दूसरा स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई रिपीट, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं है। ओके, इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी जो है ओके, वो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ, आज भी लगता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और डीजल, और टैक्सेस ऑन ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक ड्रग्स। ओके, तो ये जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं। ओके, ये जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं। अब देखिए, मैं स्पेशल डिस्कशन लेना चाहूंगा, टैक्सेस ऑन ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, और टैक्स ऑन टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? देखिए, दीज आर विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, अंडरलाइन। ये जो है, जैसे ओपीएम है, इंडियन हेम्प है, नार्कोटिक्स है, चरस, गांजा वगैरह नार्कोटिक्स जो है, ये जीएसटी में आते हैं, एज वेल एज इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। ध्यान से सुनना, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। ओके, और दूसरा यहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी एक्साइज और वैट है। और टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, आपको वो चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, वो आपको आसानी होगी ओके, उसको समझने के लिए। पहले समझ लो, ओके, टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट होगा, जैसे टोबैको कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है या सिगरेट मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो केस में आज भी सेंट्रल एक्साइज लगता है। कौन सा एक्साइज लगता है? सेंट्रल एक्साइज लगता है, और जीएसटी भी लगता है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज है और बाद में जीएसटी भी है। समझ लो, ये मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसके ऊपर एक्साइज भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। लेकिन आगे जो ट्रेडिंग करेगा, तो ट्रेडिंग के केस में यहां पे एक्साइज नहीं लगेगा, ट्रेडिंग के केस में एक्साइज नहीं लगेगा, ओनली क्या लगेगा बेटा? जीएसटी लगेगा। ये बात समझ रहे हो आप? तो ओनली जीएसटी लगेगा। और ख्याल रहे ओके, ये जो इनपुट का जीएसटी है, वो जीएसटी के अगेंस्ट में उसका क्रेडिट मिल जाएगा, पर एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि जीएसटी के अगेंस्ट में जीएसटी के क्रेडिट मिलते हैं। थोड़ा इसको और अच्छे से समझाओ क्या आपको? इसको बहुत अच्छे से समझाओ क्या? देखो, एक चार्ट दे रहा हूं, आपके पास होगा तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अपने रेगुलर कोर्स से जो है वो चार्ट रेफर करूंगा और वो आपको दे रहा हूं, ठीक है? जस्ट अ मिनट।
एक मिनट बेटा, थोड़ा ये हो सकता है कि यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखना चाहिए था, पर ठीक है, कल सब रेडी करके रखता हूँ। चलो, टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स इन स्पेशल केसेस। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप, मैंने रेगुलर क्लास में आपसे ड्रॉ करवाया था, नहीं होगा तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना और अभी ड्रॉ करके आपने अपने चार्ट बुक के साथ अटैच कर देना। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसे गुड्स जो टोटली आउट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी है, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे गुड्स जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी लगेगा, और ऐसे गुड्स जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मतलब अब मैं उसको ऐसा बताऊं तो इंडिया के सारे गुड्स और सर्विस पे जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट दिस 2 कैटेगरी, जिसको मैं यहां पे डिवाइड करने वाला हूं। देखो, प्रॉब्लम एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपके सामने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। अगर आपके सामने ये प्रोडक्ट आते हैं 5 आइटम्स, इसको हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं, तो फिलहाल इसके ऊपर जीएसटी नहीं है जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता। तो ये अगर प्रोडक्ट दिखे तो जीएसटी आएगा ही नहीं। तो इसके ऊपर कौन सा टैक्स रहेगा? तो इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रहेगी, और अगर ये प्रोडक्ट सेल होता है तो वैट या सीएसटी रहेगा, वैट या सीएसटी रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो। ये भी प्रोडक्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज है, ख्याल रहे, ये प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज है, ये प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज है, प्लस वैट और सीएसटी है। तो ये 2 ऐसी कैटेगरी है कि जिसके ऊपर कभी अभी फिलहाल जीएसटी नहीं है। और जहां तक देखा जाए तो इसके ऊपर जो यहाँ पे टैक्सेस लगेंगे, सेंट्रल एक्साइज या स्टेट एक्साइज, और वैट और सीएसटी लगेंगे उनके सेल पे। लेकिन अब 2 ऐसी कैटेगरी है जिसके ऊपर एक्साइज भी है और जीएसटी भी है। सर कौन से 2 ऐसी कैटेगरी है जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी है? तो एक है टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट। अगर कोई टोबैको या टोबैको से बना हुआ प्रोडक्ट होगा तो उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा, सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा, प्लस उसके सेल या सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। इसके ऊपर वैट और सीएसटी नहीं है, वैट और सीएसटी नहीं है। ओके, और एक चीज ध्यान में रखना, जहां जीएसटी है वहां वैट और सीएसटी नहीं है। ओके, तो इनके मैन्युफैक्चर पे एक्साइज लगेगा और सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। दूसरा, ओपीएम नारकोटिक्स होगा तो ओपीएम नारकोटिक्स के केस में मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज लगेगा, यहां पे सेंट्रल एक्साइज है और यहां पे स्टेट एक्साइज लगेगा, और उसके सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। तो ये कैसे याद रखना? ये प्रोडक्ट दिखे तो पहला थॉट नो जीएसटी, दूसरा सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज। यहां पे ये प्रोडक्ट दिखे टोबैको और ओपीएम वगैरह, तो एक्साइज और जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज और जीएसटी लगेगा। और बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे, बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे ओनली जीएसटी लगेगा। ये चार्ट समझ में आएगा तो यहां पे वाई टाइप कीजिएगा और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर पे ड्रॉ कर लेना। डन? ओके, चलिए वापस हम यहां पे हमारे चार्ट पे आते हैं। तो ये डिस्कशन हमने किया। रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। अब देखो यहां पे बेटा, जीएसटी काउंसिल एक परिषद है कि क्यों? क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर जीएसटी लगाने वाले थे। तो सेंट्रल और स्टेट जो है दोनों मिलकर अगर जीएसटी लगा रहे हैं, ठीक है, तो इनमें एक
यहाँ पे काउंसिल बनाया गया कि सेंट्रल और स्टेट साथ में बैठ के जीएसटी की पॉलिसी जो डिसाइड करेंगे और उसके बेस पर जीएसटी लॉ में अमेंडमेंट करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल के पास बहुत बड़ी पावर देके रखी है, यानी जीएसटी में जो भी चेंजेस हो गए वो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल हो गए। तो जीएसटी काउंसिल कौन कौन सी बातों पे रिकमेंडेशन देता है, ओके, वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन नहीं देगा जीएसटी का पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो कौन कौन से बातों पे रिकमेंडेशन दे सकता है, ये थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी में लाना है। एग्जम्पशन इन जीएसटी, कौन कौन से गुड्स और सर्विस पे एग्जम्पशन देना है। मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ, जीएसटी एक्ट कैसे बनेगा, उसकी लेवी, अपोर्शनमेंट, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स पर जीएसटी कौन लगाएगा, कैसे अपोर्शन करेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, जैसे मैं आपको पढ़ा होगा कि जीएसटी में 3 थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर रजिस्ट्रेशन, 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख, 3 थ्रेशोल्ड लिमिट है। उसके बाद में रेट ऑफ जीएसटी एंड अदर स्पेशल रेट, उसके बाद में स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। नाउ अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत तो आपका स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, ओके, अब मैंने आपको बताया था त्रि मनी वाला नाग, याद आया कि आपको त्रि मनी वाला नाग मुझे दिखा, ओके, यानी त्रिपुरा, मणिपुर, ओके, त्रिपुरा, मणिपुर, ओके, नाग, नाग मतलब नागालैंड, ओके, नागालैंड, और मुझे मिजोरम, ओके, मिजोरम, यहाँ पे 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा। यहाँ पे थ्रेशोल्ड सिर्फ 10 लाख है। तो कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है जहाँ पे ओके कॉमन पॉलिसी नहीं चलेगी, कुछ प्रोविजंस अलग हट के चलेगी, ओके, जहाँ 10 लाख ही आपको थ्रेशोल्ड दिया गया है। कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी में स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 75 लाख की लिमिट है, अदर देन आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसे कुछ प्रोविजन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हो गए तो उसके लिए अलग चलेगी। पर ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में कौन कौन आएगा तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल जो है रिकमेंडेशन देगा, और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विस एज जीएसटी काउंसिल में डिसाइड। तो ये जो है जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन दे सकता है। ओके, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट का मैंने लिस्ट दिया है, ओके, जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट माने जाएंगे। ओके, जम्मू एंड कश्मीर नाउ, ओके, अब देखो जम्मू एंड कश्मीर इज पार्टली यूटी, हाँ, यूटी भी स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन ओके वो स्टेट माना जाता है और वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट माना जाता है। उसके बाद में मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इन जीएसटी, ओके, तो जीएसटी का यूटिलाइजेशन, आईटीसी क्रेडिट कैसे यूज होगा, देखो मेरे साथ यहाँ पे, ओके, आपको केयरफुली ध्यान देना है। देखो वो क्या कहते हैं ना, देखो यहाँ पे आईजीएसटी, आईजीएसटी का क्रेडिट, अगर आपके इनवर्ट सप्लाई में आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आप आपके आउटपुट के आईजीएसटी में यूज करोगे। आपके आउटपुट के आईजीएसटी में यूज करने के बाद अगर बैलेंस बचा, ओके, बैलेंस बचा तो फिर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में से किसी में भी यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। जैसे आपके इनपुट टैक्स पे आपके पास क्रेडिट है 100 रुपीज, ओके, आईटीसी है 100 रुपीज, तो ये आईटीसी जो 100 है पहले आपके आउटपुट में अगर आईजीएसटी होगा, मेरे आउटपुट में आईजीएसटी 50 है तो मैं अपने आउटपुट में यूज कर लूंगा 50, अब -50 कर दूं तो अब मेरे पास कितना बचा 50, तो बचा हुआ 50 अब मैं पूरा सीजीएसटी भी यूज कर सकता हूँ, पूरा एसजीएसटी में यूज कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे 50-50 भी यूज कर सकता हूँ। सुनिए, यहाँ पे मैं 50-50 भी यूज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट के आंसर बदल सकते हैं, ओके, कोई हो सकता है पूरा सीजीएसटी में यूज कर ले, हो सकता है ये बचा हुआ 50 आईजीएसटी पूरा एसजीएसटी में यूज कर ले, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे लॉ ये कहता है कि आईजीएसटी का क्रेडिट कंप्लीट होने के बाद आप स्टार्ट करोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूटिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आईजीएसटी का क्रेडिट आप कंप्लीटली यूज नहीं करते हो तब तक आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ अब देखो सीजीएसटी, सीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी में यूज करोगे बाद में आईजीएसटी में, और एसजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी में यूज करोगे बाद में आईजीएसटी में। सेम प्रिंसिपल यू कैन अप्लाई फॉर यूटीजीएसटी। अगर यूटीजीएसटी होगा तो यूटीजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी के अगेंस्ट में और बाद में आईजीएसटी के अगेंस्ट में, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि आप क्रॉस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज नहीं कर सकते। मतलब आप सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में नहीं और एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में नहीं। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं क्या, चलो फटाफट यहां पे देखो।
आपका इनपुट टैक्स यानी आपका परचेस, और आपका आउटपुट टैक्स, ठीक है। आपका इनपुट टैक्स IGST, समझ लो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपने भाई इंटर स्टेट परचेस किया, इंट्रा स्टेट परचेस किया, इतने वैल्यू का किया, इसके ऊपर इतना GST है, तो आपने एक टेबल बनाया। ओके, कैसे टेबल बनाया? आप प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान देते हो? हाँ, इस पे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। बेटा आज मेरा रिवीजन होने के बाद आपके पास मेरा क्वेश्चनर होगा, तो क्वेश्चनर में से ये जो भी चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया वो क्वेश्चनर से फटाफट देख लेना। आपको फ्रैंकली कहूँ क्या मैं, ओके, मेरा ये चार्ट रिवीजन और क्वेश्चनर मोर देन इनफ, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप मेरे ये चार्ट रिवीजन से सब्जेक्ट से कनेक्ट हो रहे हो, ओके, आपको तो रेगुलर बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, मेरा चार्ट रिवीजन देख लिया, इसके बाद मेरा क्वेश्चनर देखो। ओके, आपके पास अगर मेरे क्वेश्चनर की फिजिकल कॉपी अवेलेबल है तो अच्छी बात है। ओके, अदरवाइज आप जो ये क्वेश्चनर की फिजिकल कॉपी जो है वो हमारे वेबसाइट vsmartacademy.com से परचेस कर सकते हो, लेकिन इसका जो डिजिटल कॉपी, PDF कॉपी नहीं, इसका जो डिजिटल कॉपी है वो मैं आपको फ्री प्रोवाइड करता हूं। ओके, और वो डिजिटल कॉपी जो है जिसे मैं जीनी बुक कहता हूं, तो वो डिजिटल कॉपी जो है उसकी भी लिंक आपके लॉगिन में शेयर कर दी जाएगी। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको कह दूं कि PDF कॉपी नहीं, डिजिटल कॉपी आपको दी जाएगी जो मेरी जीनी बुक होगी, तो वो भी देख सकते हो। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो ये बाय कर लो, या फिर ओके आपके पास पुराना है तो नया ले लो, क्योंकि हर अटेम्प्ट में मैं जो है ओके क्वेश्चन रिफाइन करते रहता हूं, तो आपको हेल्प ही होगी। लेकिन डिजिटल कॉपी में आपको PDF फॉर्म में नहीं, कंप्लीट डिजिटल जिसकी प्रिंट नहीं निकलती है, पर आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, उस लिंक से वो डिजिटल कॉपी आपको दूंगा। नाउ अब मैं आपको बता देता हूं, ये जैसा आज मेरा ओके इंट्रोडक्शन टू GST हो गया, उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई हो गया, जितना भी हमारा डिस्कशन होगा, ओके ये चार्ट देखो और फटाफट जो है यहाँ पे साथ साथ में क्वेश्चन उसका देख लो, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखो यहाँ पे आपने परचेसेस जो किए आपके इनपुट टैक्स हो गए, समझ लो। ओके, या आप टेबल कैसा बनाते हो? टेबल बनाते हो कि भाई ओके स्टेटमेंट ऑफ टोटल ITC आपने कितना लिया। ओके, ये आप स्टेटमेंट बना रहे हो, जिसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे आपकी पर्टिकुलर्स स्टेटमेंट बनाते हो कैसे करना, पर्टिकुलर्स, फिर IGST, फिर CGST, पहले IGST लेना। ओके, ये IGST बड़ा काम का है, ये आदत ही लगा लो, पहला IGST, CGST और SGST। आपने कोई इंटरस्टेट परचेस की होगी, तो इंटरस्टेट परचेस किया होगा तो उसका ITC समझ लो, उसका ITC आपने 2 लाख रुपए लिया इंटरस्टेट परचेस का। ओके, उसके बाद में आपने इंट्रास्टेट परचेस की होगी, तो इंट्रास्टेट परचेस का ITC आपने 1,50,000 लिया। हो सकता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस हो, अगर ओपनिंग बैलेंस रहा ITC का, तो ओपनिंग बैलेंस समझ लो IGST का यहाँ पे 50,000, ओके, CGST का 20,000, ओके, और ये 20,000 रुपए। ओके, आपने ऐसा ओपनिंग बैलेंस था, तो टोटल ITC अवेल, आपके टोटल ITC कितने हुए? तो टोटल ITC यहाँ पे 2,50,000, उसके बाद में 1,70,000 और 1,70,000 ये आपका टोटल ITC हुआ। ठीक है, अब आप इसका स्टार्ट करोगे यूटिलाइजेशन, तो स्टेटमेंट बनेगा ओके नेट GST पेबल, दूसरे स्टेटमेंट का नाम रहेगा नेट GST पेबल। ओके, ये नेट GST पेबल कैसे निकालोगे? तो अब ये जो है आपका आएगा पर्टिकुलर्स, ओके ये पर्टिकुलर्स, उसके बाद में पहला कॉलम ऑलवेज याद रखना IGST का क्यों मैं आपको बताऊंगा, दूसरा CGST और तीसरा SGST, ओके, या UTGST होगा तो UTGST। ओके, अब इसमें आउटपुट टैक्स, आपका आउटपुट टैक्स कितना, पहले लिखो आउटपुट टैक्स, समझ लो आपके आउटवर्ड पे जो आपको टैक्स पे करना है आउटपुट टैक्स, समझ लो यहाँ पे IGST जो है वो IGST पेबल है और वो 2 लाख रुपए ही पेबल है, आउटपुट टैक्स 2 लाख रुपए पेबल है। ओके, CGST आपका यहाँ पे ओके 2,10,000 पेबल है, SGST 2,10,000 पेबल है। ओके, ये एग्जांपल ले लो। ओके, ये यहाँ पे एग्जांपल ले लो, लेस। अब आप क्या करोगे, ITC, आपके पास ITC है, जो भी ITC होगे टोटल जो भी इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस वो इनर कॉलम में लिख लो। तो आपने IGST 2,50,000 ये आपका IGST का बैलेंस है, उसके बाद में CGST का बैलेंस आपके पास 1,70,000 रुपए है और SGST का बैलेंस आपके पास 1,70,000 रुपए है। ओके, ये आपके बैलेंस हुए। अब इसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट करो। कैसे यूटिलाइजेशन स्टार्ट करोगे? हमने क्या पढ़ा, IGST का क्रेडिट पहले
पहले आईजीएसटी में। ओके, तो पहले आईजीएसटी में मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 लाख, मैंने ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि क्रेडिट यूज कर रहा हूं। ओके, तो 2 लाख। ओके, अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, अगर 2 लाख जाने के बाद मेरे पास बैलेंस बचा 50,000। अब वो क्या कहते हैं कि हाँ, सबसे पहले आप आईजीएसटी का ही क्रेडिट यूज करोगे, और आईजीएसटी में इसलिए दोनों साइड आपको, इधर भी आईजीएसटी और इधर भी आईजीएसटी, दोनों साइड आईजीएसटी लिखो, सो दैट आपकी कभी गलती नहीं होगी। नहीं तो स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि पहले सीजीएसटी लिखेंगे, एसजीएसटी लिखेंगे, थर्ड आईजीएसटी लिखेंगे, और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वो लास्ट कॉलम में यूज करो। ऐसा मत करो। ओके, ये आदत ही लगा दो कि इधर भी आईजीएसटी, इधर भी आईजीएसटी, और आपके दिमाग में आईजीएसटी ही पहले आना चाहिए, क्योंकि लॉ कहता है पहले आईजीएसटी यूज करो। ओके सर, मुझे अगर पहले सीजीएसटी यूज करना है, नहीं, फर्स्ट आईजीएसटी यूज करो। तो आईजीएसटी का क्रेडिट किसके अगेंस्ट में, आईजीएसटी में। 50,000 बचे। अब ये जो 50,000 मेरे पास बचे हैं, सुनो, ये 50,000 जो मेरे पास बचे, इसका क्रेडिट मैं कैसे ले सकता हूं, तो इसका क्रेडिट मैं, ओके, अब लॉ ये कहता है इन्हीं प्रोपोर्शन में ले लो। आपको पूरा सीजीएसटी में लेना है, ले लो, पूरा एसजीएसटी में लेना है, ले लो। मतलब ये क्या कि मैं ओके, ऑप्शंस लिखना मत कुछ, ये पूरा 50,000 इधर यूज कर सकता हूं, इधर कुछ भी नहीं, या फिर मैं उल्टा यूज कर सकता हूं। ओके, पूरा 50,000 इधर यूज कर सकता हूं एसजीएसटी में, इधर कुछ भी नहीं, या फिर मैं ओके 50-50 भी यूज कर सकता हूं, 25,000 इसमें, 25,000 इसमें। ओके, ऐसा भी यूज कर सकता हूं, या कोई भी रेशियो में, 50-50 नहीं, 10-80, जो भी रेशियो में आपको यूज करना है कर सकते हो। लेकिन ओके, जनरली यहां स्टूडेंट के आंसर बदल जाएंगे, क्योंकि यहां लॉ ओपन रख रहा है, तो आपके आंसर बदल जाते हैं, और यह एग्जामिनर नो डाउट, और जो भी आप आंसर लिखोगे वो कंसीडर करेगा। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि एनी प्रोपोर्शन में आप यूज कर सकते हो। समझ लो मैं 50-50 यूज कर रहा हूं, 25 इसमें, 25 में इसमें। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया? पूछो अपने आप से, आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया? हाँ, एग्जॉस्ट हो गया। ओके, अगर आंसर आता है हाँ एग्जॉस्ट हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो फिर अब जाओ आप सीजीएसटी की तरफ। ओके, तो आप कोई भी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो। आप 20-80 यूज करो, आप 10-90 यूज करो, 50-50 यूज करो, 100-100 यूज कर लो, आप कोई भी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो। अब पूरा आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया। पूरा आईजीएसटी एग्जॉस्ट होने के बाद अब आप चालू करोगे, क्या चालू करोगे आप यहाँ पे, सीजीएसटी। ओके, सीजीएसटी का क्रेडिट पहले किसमें, सीजीएसटी में। ओके, सीजीएसटी में, सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में मिलेगा। तो कितना, 1,70,000 की रिक्वायरमेंट है। यस बेटा, रिक्वायरमेंट है पूरा मेरे को। ओके, पूरा लगेगा क्योंकि 210 है, उसमें से 25 ही मिले हैं। ओके, तो पूरा मैं इधर यूज कर लूंगा 170। ओके, फिर सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में, बाद में आईजीएसटी में, पर आईजीएसटी में रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पूरा हो गया है, और रिक्वायरमेंट नहीं है तो डैश। और क्या सीजीएसटी का क्रेडिट मैं एसजीएसटी में यूज कर सकता हूं क्या, नहीं, नहीं यूज कर सकता। एसजीएसटी, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में यूज होगा, ओके, सीजीएसटी में यूज नहीं होगा, आईजीएसटी में होता है, पर बैलेंस की जरूरत ही नहीं है। तो नेट जीएसटी पेबल, तो नेट जीएसटी पेबल आपका कितना आया, ओके, तो यहाँ पे आईजीएसटी नील आया। ओके, और ये कितना, 170 + 25, 195, पेबल कितना है, 210, मतलब 15,000 आपका ये आया, और 15,000 ये आया। ओके, ये समझा क्या, समझा होगा तो जोर से लाइक करो, और ओके कहो यहाँ पे यस सर, वाई वाई, फटाफट ओके वाई वाई टाइप करो। या सर, समझ में आ गया हमको बहुत अच्छे से। ओके, चलिए, तो ये यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ, ये तो ठीक है, कौन कौन से एक्ट है, कौन से रूल्स है, नोटिफिकेशंस क्या है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। और जीएसटी कंपेंसेशन से जो है, ओके, यहाँ पे दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज कर लिए। साथ साथ में अगर आप क्वेश्चनर आज के आज कंप्लीट करोगे तो बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं आपको सच में कहता हूं, चार्ट और क्वेश्चनर इनफ। चार्ट आपको सब्जेक्ट से कनेक्ट कर देगा, आपके पास टाइम नहीं होगा तो सब्जेक्ट से मेरा रिवीजन ये कनेक्ट कर देगा, और क्वेश्चनर एवरी फैसेट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कवर कर लेगा। इतना भी कर लिया आपने तो मोर देन इनफ, डन। चलिए, हाँ, और आपको एक बात कह दूं कि अगर आप क्वेश्चनर बाय करोगे हमारे वेबसाइट से तो उसके साथ चार्ट बुक का भी ऑप्शन है, तो दोनों कम्बो भी आप यहां पे बाय कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट, ये पहला चार्ट कंप्लीट हुआ। यहां पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जो मेन मेन पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। डन, यस और नो, मजा आया? मजा आया तो एमजेड एमजेड टाइप कीजिएगा। ओके, अब आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे।
चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहां हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 7 के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 सेक्शन अभी से लर्न करो, चलो मेरे साथ लर्न करो। सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन। तो ये सप्लाई, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ये चार्ट में हम देखने वाले हैं। और सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पे सेक्शन चार्जिंग सेक्शन जो है, सेक्शन 9(1) ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन 9(1) 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला, लेवी की लायबिलिटी आपकी किसके ऊपर आएगी, तो लेवी क्या है। उसके बाद में सेकंड पार्ट, कलेक्शन कैसे होगा, अगर आपके ऊपर जीएसटी आता है तो फिर कलेक्शन कैसे किया जाएगा। एंड थर्ड, ओके, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, टैक्स कौन देगा। ठीक है, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। लेवी जो है फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती है। लेवी 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड होती है। एक है चार्ज, चार्ज किसके ऊपर है, अगर लेवी हो जाती है तो वैल्यू क्या होगी और रेट क्या होगा। ओके यस, कि चार्ज किसके ऊपर आएगा, फिर अगर चार्ज आता है तो कितने वैल्यू पे टैक्स लगाया जाएगा, क्या रेट से कैलकुलेट होगा, फिर उसका कलेक्शन कैसे होगा और टैक्स देने वाला कौन होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर सामने आता है। चार्ज जो है यहां पे, ओके, अब ये चार्ज जो है वो है इंटरस्टेट। अगर इंडिया में कोई भी इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट सप्लाई करता है ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, तो ये जो सप्लाई करता है, किसी ने भी सप्लाई किया कि चार्ज आ गया, लायबिलिटी अराइज हो गई जीएसटी की, नो डाउट। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू सेक्शन 15 से डिटरमाइन करेंगे। ओके, ट्रांजैक्शन वैल्यू और एडिशन। रेट क्या होगे, तो अब अगर आपकी वैल्यू आ गई, समझ लो आपकी वैल्यू एज पर सेक्शन 15 1 लाख आ गई, तो रेट क्या होगे, तो रेट जो होगे, ओके, नॉर्मल रेट या कंपोजिट रेट। ओके, नॉर्मल रेट 5%, आपको बेस रेट पता होगा तो 5, 12, ओके, उसके बाद में 18 और उसके बाद में 28%। और कंपोजिट रेट जो है, ओके, कंपोजिशन लेवी के भी रेट लग सकते हैं। जो भी रेट होगे, समझ लो आपका 12%, ये आपका टैक्स निकल गया। कितना टैक्स निकल गया, 12,000। पर ये इतना सिंपल नहीं है, आपको वैल्यू निकालते वक्त सेक्शन 15 को ध्यान में रखना है। रेट, नॉर्मल रेट या कंपोजिट रेट जो भी होगे वो रेट यूज करना है। और अब कलेक्शन कब करेगी गवर्नमेंट, ये आपका जो टैक्स निकल गया, इस टैक्स का कलेक्शन कब करेगी, तो इसके लिए एक चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से जब आपका टाइम आएगा उस मंथ के ड्यू डेट में गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। नो डाउट वो ड्यू डेट आपका पेमेंट ऑफ टैक्स, आपको कलेक्शन के मैकेनिज्म है, प्रोसेस है। आपको ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ओके, यहाँ पे ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, पोर्टल पे पेमेंट मैकेनिज्म कैसे होगा, वो भी सब कलेक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। ओके, रेट, और इसमें एग्जाम भी आ सकता है। हाँ, एग्जाम भी आ सकता है। ओके, कभी कभी रेट एग्जाम भी हो जाता है या नील रेट भी हो जाता है, हम आगे देखेंगे। उसके बाद में पर्सन लायबल टू पे टैक्स। तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन होगा, तो ये होता है टैक्सेबल पर्सन। ओके, टैक्सेबल पर्सन ये होता है पर्सन लायबल टू पे टैक्स, टैक्सेबल पर्सन। ओके, टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन, ओके, मींस जो रजिस्टर्ड है या लायबल टू रजिस्टर्ड है, जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, या लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, उसे टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। मतलब हो सकता है कि ऐसा पर्सन जो लायबल हो गया, जिसने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया होगा तो भी वो टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा अंडर सेक्शन 22 या सेक्शन 24 में। ये समझ में आया क्या आपको। ओके, टैक्सेबल पर्सन, ओके, 3 कैटेगरी के टैक्सेबल पर्सन जीएसटी में टैक्स देते हैं। ओके, नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ केस में, नॉर्मली ध्यान सुनना, नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ केस में सप्लायर टैक्स देते हैं। ओके, सप्लायर टैक्स देता है। ओके, नोटिफाइड केसेस में, कुछ केसेस में आरसीएम लगता है, और आरसीएम में, ओके, जैसा सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4), ओके, आरसीएम में जहां तक है ये रिसिपिएंट टैक्स देता है।
ओके, यहाँ पे रिसिपिएंट टैक्स देता है कुछ केसेस में गवर्नमेंट को, और एक होता है 95 ईसीओ। ओके, कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे टैक्स देता है। समझ में आया? ओके, ये कंप्लीट फ्लो है। ओके, और हर चीज का एक एक चैप्टर है, और ये चैप्टर ही हमें कंप्लीट करना है। ओके, लेवी का अलग है, वैल्यू का अलग है, रेट का अलग है, कलेक्शन एंड एक्सेट्रा, तो ये सारे चैप्टर ही अलग है और ये हमें अच्छे से देखना है। तो चलिए, ओके, इस चार्ट को मैंने ऐसे अरेंज किया है। सेक्शन 9 लेवी, ओके, चार्जिंग सेक्शन है। उसके बाद में कलेक्शन, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। लेवी में क्या क्या बेसिक्स है, क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये देख लेंगे, और ये देखने के बाद हम चालू करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई डन। चलिए, अब आते हैं लेवी। लेवी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, चार्ज, वैल्यू और रेट। चार्ज में, ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ चार्ज, वैल्यू और रेट। चार्ज आपका आइदर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, या आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5(1) इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर इस टाइप के 2 सप्लाई आप करते हो तो वो केस में आपके ऊपर जीएसटी आएगा। इंट्रास्टेट कैसे बोला जाता है, सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आईजीएसटी एक्ट में लिखा गया है कि इंट्रास्टेट जहां पे अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है, सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो उसे इंट्रा कहा जाता है। मतलब सप्लायर भी महाराष्ट्र का है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में है, तो इंट्रा बोला जाएगा। सप्लायर भी यूनियन टेरिटरी का है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूनियन टेरिटरी में, तो इंट्रा बोला जाएगा। इंटरस्टेट कब बोला जाएगा? इंटरस्टेट बोला जाएगा जब लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र में है और वो जहां सप्लाई कर रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, अदर स्टेट में है या अलग यूनियन टेरिटरी में है या स्टेट एंड यूटी में है, तो उसे इंटरस्टेट बोला जाएगा। साथ साथ में इंटरस्टेट ऑल्सो कवर्ड, ओके, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन एंड सप्लाई टू एसईजेड और सप्लाई फ्रॉम एसईजेड, ओके, ये भी उसमें कवर होता है। नाउ आपको एक बात का पूरा ख्याल रखना है, ओके, कौन सा ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी की बिल्कुल भी लेवी नहीं है। अगर आपने वो चार्ट देखा होगा तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ध्यान सुनना, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगती है एज वेल एज, ओके, स्टेट एक्साइज लगती है और वैट और सीएसटी लगता है। ओके, कौन से और ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर फिलहाल जीएसटी नहीं है? ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट आते हैं? ओके, लर्न करना मेरे साथ। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ, एविएशन, एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल शैल बी लेविड फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, ओके, व्हेन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड। मतलब फिलहाल इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, पर इसके ऊपर जीएसटी तब आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो फिलहाल इसके ऊपर एक्साइज ही लगेगा। ये टेबल बहुत अच्छा है, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। इधर वो मैंने चार्ट बताया वो या ये टेबल। ओके, चलो ये टेबल में एनालिसिस करते हैं। ओके, और यहाँ पे ईडी मतलब एक्साइज ड्यूटी, अगर आपको लिखना होगा ईडी मतलब एक्साइज ड्यूटी। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पहला सवाल, क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल नहीं। ओके, वो चार्ट भी याद करो। ओके, अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी तो बिल्कुल नहीं, रेड में आएगा जीएसटी। तो कौन से टैक्सेस लगेंगे? तो यहाँ एक्साइज लगेगा और एक्साइज सेंट्रल लगेगा। एक्साइज यहाँ लगेगा और एक सेंट्रल एक्साइज लगेगा, और सेल होता है तो वैट और सीएसटी लगेगा। सॉरी, अल्कोहल में स्टेट एक्साइज, मेरे से गलती होगी। यहाँ पे स्टेट एक्साइज लगेगा, ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी जीएसटी बिल्कुल नहीं। हाँ, एक्साइज लगेगा, यस, कौन सा? सेंट्रल एक्साइज लगेगा, वैट और सीएसटी लगेगा। टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज भी लगेगा। एक्साइज सेंट्रल लगेगा, लेकिन वैट, और जहां जीएसटी लगता है फिर वहां वैट सीएसटी नहीं लगेगा। ओके, और ओपीएम इंडियन हेम नारकोटिक्स ड्रग होगा तो जीएसटी भी लगेगा, एक्साइज भी लगेगा, एक्साइज स्टेट लगेगा और वैट और सीएसटी नहीं लगेगा। और बाकी सारे प्रोडक्ट पे ओनली जीएसटी लगेगा। डन। तो चलिए नेक्स्ट बेटा, यहां देखते हैं इंडिया का डेफिनेशन। ओके, टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, its territorial water, seabed, subsoil underlying such water, continental shelf, exclusive economic zone or any other maritime zone or air space above the territory and territorial water। ये डेफिनेशन जो है इंडिया का, थोड़ा मैं आपको मेरा जो यहाँ पे डायग्राम है, नहीं सॉरी, हाँ, ये डायग्राम से बताऊंगा। देखो, जैसे इंडिया के डेफिनेशन में वो क्या कहते हैं,
टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो हमारी लैंड मास की टेरिटरी है, ओके, ये इंडिया मानी जाएगी। प्लस, ओके, मतलब हम तीन बात में देखते हैं, जमीन, पानी और आसमान। ओके, तो जमीन में इंडिया कब बोला जाएगा, पानी में इंडिया कब बोला जाएगा, और आसमान में इंडिया कब बोला जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि सीजीएसटी एक्ट अप्लीकेबल होता है इफ, ओके, सप्लाई इज मेड इन इंडिया। ओके, अगर आपका ट्रांजैक्शन इन इंडिया होता है तो जीएसटी लगता है। तो इंडिया का क्या डेफिनेशन है? तो जहां तक हम जमीन की बात करें, पहला वाला क्लॉज, तो जो हमारी लैंड की टेरिटरी है और ये लैंड की टेरिटरी इंडिया मानी जाएगी। अब चलो दूसरा, वाटर। वाटर में वो कहते हैं, डेफिनेशन देखना, वाटर में वो कहते हैं इट्स टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स, और 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर कवर होगा, और वो टेरिटोरियल वाटर के नीचे का, यानी यहाँ तक के बस यहाँ तक के नीचे का सीबेड और सबसॉइल कवर होगा। ओके, तो इसके नीचे का सीबेड, ओके, और सबसॉइल यानी पाताल लोक भी कवर होगा, पर सिर्फ टेरिटोरियल वाटर के नीचे का। प्लस कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? ओके, कैसा होता है कि सी का डेप्थ धीरे धीरे ओके नीचे होते जाता है, और फिर एक सडन स्लोप आता है। वो सडन स्लोप जो आता है उसको शेल्फ कहा जाता है। तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कवर होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। प्लस टेरिटोरियल वाटर के बाहर, वैसे तो इंडिया सिर्फ टेरिटोरियल वाटर तक ही रहेगा, पर इसके बाहर, ओके, कुछ स्पेसिफाइड जोन होते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, पूरा नहीं। ओके, 200 नॉटिकल माइल्स तक कुछ जोन होते हैं। भाई ये जोन इंडिया का रहेगा, यहां कोई भी ऑयल मिलेगा तो इंडिया का रहेगा। तो वो जो एक्सक्लूसिव कुछ स्पेसिफाइड जोन होते हैं, वो जोन अगर इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए होंगे तो वो भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा। या मैरिटाइम जोन होते हैं, वो भी इंडिया का पार्ट माना जाता है। तो ये तो हुआ वाटर का। एक बार फिर से, वाटर में क्या क्या कवर करेंगे? टेरिटोरियल वाटर तक, पहला बेस टेरिटोरियल वाटर, उसके नीचे का सीबेड सबसॉइल, और आगे एक शेल्फ मिलता है, एक सडन स्लोप आता है और सी फ्लैट हो जाता है। वो उत्तासा स्लोप जो सडन होता है वो शेल्फ। प्लस, ओके, टेरिटोरियल वाटर के बाहर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं या मैरिटाइम जोन होते हैं, वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद में एयर स्पेस, यानी हवा में कितना पार्ट इंडिया का माना जाएगा? जो लैंड के ऊपर का अबो टेरिटरी होगा, एयर स्पेस, वो इंडिया माना जाएगा, और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर का जो होगा वो भी इंडिया में माना जाएगा। तो चलिए, ये हमने रिवाइज कर लिया। यहाँ पे वापस आते हैं हमारे चार्ट पे। तो इंडिया का डेफिनेशन हमने देख लिया। उसके बाद में यूनियन टेरिटरी। ओके, यूनियन टेरिटरी में यहां पे ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, चंडीगढ़, अदर टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी मानी जाएगी। लेकिन यहां पे अगर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा जाए तो आप लिख दो, कौन सा? 3 ऐसे यूटी है, ओके, जो स्टेट माने जाएंगे इन जीएसटी लॉ। ओके, 3 यूटीज। ओके, 3 यूटीज। ओके, कौन सा? दिल्ली, यहां पे, ओके, 3 यूटीज, दिल्ली। सेकंड, पुडुचेरी, पुडुचेरी यानी आप पौंडीचेरी कह सकते हो, लेकिन पुडुचेरी। और यहां पे उसके बाद में नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये 3 ऐसी यूटी है, दे आर treated as state in GST law। जीएसटी लॉ, इनको स्टेट माना जाता है, इनको यूटी नहीं मानी जाती है। ओके, 3 यूटीज कौन कौन सी? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनको स्टेट माना जाता है। हाँ, लेकिन बाकी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, लद्दाख, चंडीगढ़, अदर टेरिटरी, तो यहाँ पे दादरा नगर हवेली, ये जो है ये यूटी मानी जाएगी। ये सारी यूटी मानी जाएगी इंक्लूडिंग लद्दाख। लेकिन 3 ऐसे यूटीज है जो पार्टली यूटी है, क्योंकि वहां स्टेट लेजिस्लेचर भी है। जैसे दिल्ली में, दिल्ली यूटी भी है पर आप गवर्नमेंट भी है। जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट भी है और यूटी भी है। तो जहां पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है तो वो स्टेट माना जाएगा। ये स्टेट मानने से होगा क्या? ओके, यहाँ पे कोई भी सप्लाई होता है, यहाँ पे कोई भी सप्लाई होता है तो वहां एसजीएसटी लगता है, यूटी जीएसटी नहीं। दिल्ली में एसजीएसटी लगता है, पुडुचेरी में एसजीएसटी लगता है, जम्मू एंड कश्मीर में एसजीएसटी लगता है। आई होप यू अंडरस्टूड। यानी वहां का ये जो
रेवेन्यू है, वहां जो स्टेट है, जैसे दिल्ली का एसजीएसटी का रेवेन्यू आप गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास है। समझ में आया? तो ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने यहाँ पे देखे, कुछ बेसिक डेफिनेशन थी हमने यहाँ पे देखी। वैल्यूएशन सेक्शन 15 से होगा, रेट अलग अलग टाइप के रेट्स मैंने दिए। ओके, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे कलेक्शन इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब, मतलब हम टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे। और पर्सन लायबल टू पे टैक्स, पर्सन लायबल टू पे टैक्स में टैक्सेबल पर्सन रहेगा, और ये टैक्सेबल पर्सन में मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24। ओके, वो टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। तीन टाइप के चार्ज आएंगे, फॉरवर्ड चार्ज जहां नॉर्मली ये फॉरवर्ड चार्ज जहां पे नॉर्मली टैक्सेबल पर्सन लिख दो, सप्लायर, यहाँ पे नॉर्मली सप्लायर टैक्स देगा। उसके बाद में रिवर्स चार्ज रिसिपिएंट देगा, और ई कॉमर्स ऑपरेटर ये टैक्स देगा। चलो, यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट को देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बाद यहाँ पे हम हमारा सप्लाई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। पर्सन की डेफिनेशन क्या है? पर्सन इंक्लूड्स, ध्यान से देखिएगा, पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, ओके, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, इंडिया के हो, इंडिया के बाहर के हो, कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट में भी इंडिया का हो, इंडिया के बाहर का हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, और एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये पर्सन माने जाएंगे। अब आपको एक बात बताओ, क्या पर्सन की डेफिनेशन जीएसटी में इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इनकम टैक्स में है। ओके, लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे बता दो, सभी को जो भी जीएसटी का सप्लाई करेगा, फिर वो ट्रस्ट हो, एचयूएफ हो, वो पर्सन माने जाएंगे। और अगर वो इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो जीएसटी आ सकता है, एक्सेप्ट एनी एग्जम्पशन गिवन टू देम। अगर कोई एग्जम्पशन उनको दिया होगा तो ठीक, नहीं तो वो सप्लाई बोला जाएगा। तो ये ठीक है। अब बस एक ही लाइन में याद रखो, सारे एंटिटीज पर्सन के डेफिनेशन में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, ओके, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को सेक्शन 25(4) एंड सेक्शन 25(5) ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, थोड़ा स्लोली चलता हूं। ओके, और ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने देखा क्या, एक तो पर्सन मतलब जो अलग अलग एंटिटी है, कोई इंडिविजुअल है, कोई एचयूएफ है, ओके, कोई सोसाइटी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई कंपनी है, कोई एलएलपी है, एक्सेट्रा। एंटिटी अलग है, जिसके पैन ही अलग है। इसका इंडिविजुअल का पैन अलग, इसका परमानेंट अकाउंट नंबर अलग, इसका परमानेंट अकाउंट नंबर अलग, सबके अपने अलग एंटिटी, अलग पैन है। डन। लेकिन सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये एक वर्ड यूज करता है, डीम्ड। ओके, डीम्ड यानी डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, जिसको मैं शॉर्ट में डीडीपी कहता हूं, ये क्या है? थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या है, और ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में कैसे लाया डीडीपी का। देखो, एक जस्ट मिनट, अगर मिलता है तो वो मैं चार्ट यूज कर लेता हूं, वो जो मेरे रेगुलर बैच का चार्ट है, मिल गया तो मैं यूज कर लूंगा। हाँ, ये कंसेप्ट है। देखो, आपको जस्ट मैं बताना चाहूंगा डीडीपी कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ जीएसटी में। इवन दो रिवीजन बैच है तभी मैं इसको थोड़ा डिस्कशन में लेना चाहूंगा, डीडीपी कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ। ओके, आपको याद दिला दूं, मतलब आपका बेस फिर से पक्का हो जाएगा, और मैंने जो आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाया बॉस, फिर से कनेक्ट हो जाओगे आप। देखो, समझ लो कंपनी एक ही है, सैमसंग, पैन, पूरे इंडिया का एक ही है, वी स्मार्ट एक ही है, ठीक है, पर इसकी अलग अलग ब्रांचेस है। क्या एक कंपनी पूरे इंडिया में अपनी ब्रांचेस बढ़ा सकती है? अपनी ब्रांचेस सेम एंटिटी में, सेम पेन में, यस, ब्रांचेस बढ़ा सकती है। तो समझ लो उनका महाराष्ट्र में फैक्ट्री है, ओके, एमपी में फैक्ट्री है, अंडर सेम पेन, ओके, सारी ब्रांचेस है राजस्थान में और चंडीगढ़ में, ना। अब बेटा वो महाराष्ट्र में इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं। अगर महाराष्ट्र में इंट्रास्टेट सप्लाई करेंगे तो इंट्रास्टेट में महाराष्ट्र का सीजीएसटी लगेगा और महाराष्ट्र का एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और महाराष्ट्र का एसजीएसटी लगेगा। अब उनकी एक ब्रांच जो एमपी में
एमपी में फैक्ट्री है और वो इंट्रा स्टेट कर रहा है, तो वहां पे भी सीजीएसटी लगेगा। और वहां जो एसजीएसटी लगेगा, वो एसजीएसटी का रेवेन्यू किसका, महाराष्ट्र का होगा या एमपी का होगा? ऑब्वियसली एमपी का होगा। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां सप्लाई होगा उस गवर्नमेंट को, उस जुरिडिक्शनल गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहां जो एसजीएसटी लगा, इसका रेवेन्यू एमपी गवर्नमेंट को मिलेगा। उसके बाद में राजस्थान में उनका एक ब्रांच है, वहां इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है। अगर वहां इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, ओके, राजस्थान में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो वो सिचुएशन में, ध्यान से सुनना, राजस्थान में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है, ओके, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और एसजीएसटी यहां राजस्थान का लगेगा। उसके बाद में अगर चंडीगढ़ में होता है तो चंडीगढ़ यूटी है तो यूटी जीएसटी लगेगा। समझ में आ रहा है ना, यूटी जीएसटी लगेगा और वो उस स्टेट को, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इवन दो ये सारी ब्रांचेस है और एक ही पर्सन की ब्रांचेस है, लेकिन यहां पे जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की वजह से जहां का टैक्स वहीं देना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर महाराष्ट्र का टैक्स महाराष्ट्र में देना पड़ेगा तो इसका रजिस्ट्रेशन सेपरेटली महाराष्ट्र में करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि पूरे इसका आप एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इनकम टैक्स में एक ही पैन होता है, आपके पूरे इंडिया का एक ही पैन होता है। जीएसटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टैक्स महाराष्ट्र में देना है, ये टैक्स एमपी में देना है, ये टैक्स राजस्थान में देना है, ये टैक्स चंडीगढ़ में देना है। ओके, तो ऐसे केस में उन स्टेट के पास आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, सेक्शन 25 कहता है कि आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ते, कंपलसरी है। आपको महाराष्ट्र ब्रांच का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में लेना है, एमपी ब्रांच का एमपी में लेना है, राजस्थान का राजस्थान में लेना है और चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में लेना है। तो आपको ओके स्टेट वाइज अपने ब्रांचेस के रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। अब स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, स्टेट वाइज अगर आप रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो वो केस में ओके रजिस्ट्रेशन सबके बदल जाएंगे, नो डाउट पैन बेस ही होगे, पर सबके रजिस्ट्रेशन अलग अलग हो गए। अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन हुए तो इसके कंप्लायंसेस यही करने पड़ेंगे, मतलब इसका जीएसटीआर 13B, इसका जीएसटीआर 13B, इसका जीएसटीआर 13B, सब आपको अलग अलग फाइल करने पड़ेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न ऐसा नहीं होता है, इनकम टैक्स रिटर्न पूरे इंडिया का एक ही होता है, पर यहां पे अलग अलग आपको रिटर्न्स भी अलग जाएंगे, जीएसटीआर 1 भी अलग अलग जाएंगे। यह तो हुआ कि आपको स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओके, ये समझा क्या? ये समझा होगा तो सारे लोग जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है वन टाइप कीजिएगा, और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर ठोकिएगा। ओके, अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है ओके तो बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है लाइक करके। ओके, उसके बाद में जो भी मुझे बाद में ऑफलाइन डाउनलोड में देखेंगे ओके तो यस, ये वीडियो YouTube पे रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हो, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आपको ये बता दूं, क्या सर अगर मेरे एक ही स्टेट में दो ब्रांचेस है, सुनिएगा ओके, एक ही स्टेट में दो ब्रांचेस है, मतलब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात में होगी तो वो नो डाउट आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सर महाराष्ट्र में मेरी दो ब्रांचेस है तो क्या करें? अब महाराष्ट्र में ही दो ब्रांचेस है, एक पुणे में है दूसरा नागपुर में है, तो आप दोनों मिला के सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। और गवर्नमेंट तो खुद कहता है एक ही लो, दो क्यों लेते हो? क्योंकि अगर आपने दोनों मिला के एक ही लिया तो दोनों का मिला के एक ही जीएसटीआर 1, एक ही जीएसटीआर 3B, कॉमन क्रेडिट, सब कुछ कॉमन हो जाएगा। लेकिन एट योर ऑप्शन, आपको अगर यहां पे अपने ऑप्शन पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है तो गवर्नमेंट वो आपके ऊपर छोड़ रही है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन आप चाहते हो तो लो, हम कंपलसरी नहीं करते, तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन अ सिंगल स्टेट ले सकते हो। लेकिन ख्याल रहे, अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर दोनों की अकाउंटिंग, दोनों के जीएसटीआर 1, दोनों के जीएसटीआर 3B अलग अलग करने पड़ेंगे। ओके, तो अगर आपने सेपरेट लिया तो फिर आपको सब अलग अलग करने पड़ेंगे। अब देखो यहां पे एक बात बता देता हूं, जैसे ही आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिए तो अब पिक्चर में आ जाता है सेक्शन 25। और सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है, थोड़ा ये चार्ट से समझा देता हूं। सेक्शन 25 कहता है कि अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया आपके ही ब्रांच के, जैसे एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच गुजरात में, और आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिए, तो ऐसे केस में ये जो है डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। 25(4) कहता है कि इफ यू हैव मोर देन वन रजिस्ट्रेशन देन फॉर ईच रजिस्ट्रेशन यू आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब आप अलग नहीं हो, आप हो एक ही, क्योंकि आपकी ब्रांचेस है, पर जीएसटी में आपको अलग अलग मान लिया जाएगा।
अलग अलग मान लिया जाएगा। इसका क्या इंपैक्ट होगा? इसका इंपैक्ट होगा आगे सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 2 आएगा। सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 2 कहता है कि अगर आप सेपरेट पर्सन हो गए, जैसे आपके एक ब्रांच महाराष्ट्र में और एक ब्रांच गुजरात में है, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने ही पड़ेंगे। तो ये केस में क्या होगा? ये केस में जो स्टॉक ट्रांसफर होगा, ध्यान सुनिएगा, जो स्टॉक ट्रांसफर होगा, ओके, यहां जो सप्लाई होगा गुड्स और सर्विस का विदाउट कंसिडरेशन, जिसे मैं स्टॉक ट्रांसफर कहता हूं, तो आपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कोई भी सप्लाई किया तो उस पर जीएसटी आ जाता है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यानी स्टॉक ट्रांसफर आप अपने अकाउंटिंग करोगे नील रेट से, स्टॉक ट्रांसफर अकाउंटिंग करोगे नील रेट से, पर उसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा और यहां से जीएसटी लगा के गुड्स और सर्विस यहां भेजना पड़ेगा। नो डाउट वहां पे उसका क्रेडिट मिल जाएगा, आपकी ब्रांच में क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन इवन दो ये ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा, पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। नाउ अब मैं यहां पे एक बात और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और वो क्या? वो ये बात डिस्कस करना चाहूंगा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। रजिस्ट्रेशन आपके प्लेस ऑफ बिजनेस के लेने पड़ते हैं, और प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन अगर आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखते हो तो ऐसी प्लेस जहां से आप सप्लाई कर रहे हो, या आपका वेयर हाउस है, या आपका डेपो है, ओके, आपका वेयर हाउस है, आपका डेपो है, ओके, जहां जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां से सप्लाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो, या कंसाइनमेंट एजेंट का प्लेस, वो प्लेस ऑफ बिजनेस का। सर एक सवाल है कि सर दिल्ली में मेरा जस्ट ऑफिस है, पर वहां से मैं कोई सप्लाई नहीं करता हूं, कोई सप्लाई नहीं करता हूं, वो मेरा स्टोर नहीं है, वो मेरा वेयर हाउस नहीं, जैसे एक ऑफिस रखा हुआ है। तो आपने तो कहा सर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं, पर वो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इन जीएसटी कॉन्टेक्स्ट। इन नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं, नॉर्मल में तो जहां पे भी आपका ऑफिस है वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होती है, पर जीएसटी की जो डेफिनेशन है, जीएसटी में प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब क्या? प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जहां से आप ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो ना, जहां से आप सप्लाई कर रहे हो वो प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा, या वेयर हाउस या डेपो प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा, या एजेंट का प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा। तो मेरा जस्ट ऑफिस है सर, ओके, पर वहां से मैं कोई सप्लाई नहीं कर रहा हूं, पर दिल्ली में, तो क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? नहीं, ओके, उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इवन दो वो आपका ऑफिस है दिल्ली में, पर वो अगर प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो ही रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इवन दो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी उसी प्लेस के है जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। अगर वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वहां से कोई सप्लाई नहीं है, वहां कोई वेयर हाउसिंग नहीं है, कोई डेपो नहीं है, कोई कंसाइनमेंट एजेंट नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब सर ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई अदर स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट होगा, सुनना, अदर स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट होगा तो बिना रजिस्ट्रेशन के वो हो सकता है? यस, बिना रजिस्ट्रेशन के हो सकता है, अगर वहां से कोई बिजनेस नहीं कर रहे होगे। तो चलिए अब सेक्शन 25(4) और 25(5) क्या कहते हैं? वापस मैं चार्ट पे आ जाता हूं, देखो हमारे चार्ट पे वो क्या कहते हैं। हाँ, पहले 25(4) डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, very important, more than one registration, whether in one state or UT or more than one state or UT, then in respect of each such registration be treated as distinct person। मतलब अगर उसके पास एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है सेम स्टेट में हो सकता है अदर स्टेट में हो, ओके, पर वो हर रजिस्टर्ड प्लेस को एक डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, ठीक है। और 25(5) क्या कहता है? ऐसा हो सकता है कि आपका एक जगह रजिस्टर्ड है, एक जगह रजिस्ट्रेशन है, जैसे महाराष्ट्र में, और दूसरी आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, और वो अनादर स्टेट में है। मतलब दूसरा हो, ऐसा देखो, दो रजिस्टर्ड होगी तो वो तो आ गई, पर ऐसे भी केस आ सकती है कि एक रजिस्टर्ड है और अदर स्टेट में, अनादर स्टेट में एक जो जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, ओके, तो आपकी जो अनादर स्टेट में जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, इवन दो वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, पर अनादर स्टेट में है ना। तो अनादर स्टेट में दिल्ली में एक ऑफिस है, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है क्योंकि वो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इवन दो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया होगा, पर वो अनादर स्टेट में है तो वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। मतलब यहां से अगर कोई गुड्स मैं दिल्ली ऑफिस में भेजूं तो उस पर भी जीएसटी आएगा क्योंकि डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है। ओके, जैसे मैंने यहां से टीवी भेज दिया दिल्ली ऑफिस में, तो यहां से टीवी भेज दिया दिल्ली ऑफिस में, ओके, अनादर स्टेट में भेजा तो जीएसटी आ जाएगा। तो इन शॉर्ट एक लाइन में कहो कि आपके ही ब्रांच में आपने रजिस्टर्ड को भेजा तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन, और आपने एस्टेब्लिशमेंट को भेजा जो अनादर स्टेट में है, आई रिपीट, जो अनादर स्टेट में है, तो वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा।
आई होप आपको समझा होगा ये पॉइंट। उसके बाद में रजिस्टर्ड पर्सन, सुनो, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन ये समझ में आया कि आपको समझ में आएगा तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है 25 टाइप करो, 25 टाइप करो। उसके बाद में नेक्स्ट रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मींस हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, ओके, बट डज नॉट इंक्लूड्स एनी पर्सन हैविंग UIN। ये वाला पार्ट आप इग्नोर कर देते हो, UIN वाला, ओके। डेफिनेशन तो सिंपल है, पर ये MCQ में पूछा जाता है कि जिसके पास UIN है, ओके, उनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहा जाएगा। अब देखो ये UIN वाला कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो जब भी कोई सेक्शन पढ़ोगे तो बार बार ये वर्ड है कि इफ रजिस्टर्ड पर्सन देन ही इज लायबल, इफ रजिस्टर्ड पर्सन देन ही दिस कंप्लायंसेस। क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन बोला कि GST एक्ट के सारे सेक्शन लग गए, GST एक्ट के सारे सेक्शन लग गए, कंप्लायंस लग गए, सब कुछ लग गया। लेकिन कुछ ऐसे नोटिफाइड पर्सन है जैसे यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन एम्बेसी ऑफिस, फॉरेन कॉन्सुलेट ऑफिस, ओके, ऐसे कुछ नोटिफाइड पर्सन है जिनको इंडिया का GST लॉ हमें लागू नहीं करवाना है हर केस में। वो हमारे गेस्ट है, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन एम्बेसीज हमारे गेस्ट है, उनको इंडिया का लॉ लागू नहीं करवाना है। अब क्या है, अगर हमने उसको रजिस्टर्ड पर्सन बोल दिया तो इंडिया के लॉ लागू हो जाएंगे, GST लॉ, और सारे GST लॉ के कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। इसलिए इन लोगों को, इन यूनिक लोगों को, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन एम्बेसीज है, इन लोगों को गवर्नमेंट ने एक स्पेशल नंबर दिया है। वो नंबर का नाम है यूनिक आइडेंटिटी नंबर। मतलब ये लोग रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोले जाएंगे, इनको स्पेशल यूनिक नंबर दिया जाएगा, आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा, ओके। और ये यूनिक आइडेंटिटी नंबर के लिए अप्लाई करेंगे तो फायदा क्या, फायदा है कि ये लोग GST नहीं देते हैं, फॉरेन एम्बेसी, अरे हमारे राजदूत है, ओके, हमारे गेस्ट है, ये GST नहीं देते, पर ये इंडिया में कुछ खरीदेंगे तो इंडिया में अगर कुछ खरीदेंगे जो GST लग के आएगा तो उसका इनको रिफंड मिलता है। पर रिफंड क्लेम करने के लिए कोई नंबर तो चाहिए, ओके। तो रिफंड क्लेम करने के लिए फिर उनको एक स्पेशल नंबर दिया जाता है, UIN। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में सप्लायर। सप्लायर मींस अ पर्सन हु सप्लाइज द गुड्स, और उसका एजेंट सप्लायर के डेफिनेशन में आएगा। रिसिपिएंट इंपॉर्टेंट, ओके, रिसिपिएंट इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन। रिसिपिएंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर्स चार्ज होता है तो लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आती है। हु शुड बी द रिसिपिएंट, अगर आपके ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, वेयर कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई, अगर आपके ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो जो पर्सन कंसिडरेशन दे रहा है वो रिसिपिएंट माना जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ओके, कोई कंपनी का ट्रेनी मेरे पास आया कि सर आपका GST का क्लास लगाना है। मैंने कहा ठीक है, तू क्लास में बैठ, लेकिन उसका पैसा वो नहीं दे रहा है, उसका पैसा कंपनी दे रही है। तो मेरा रिसिपिएंट कौन, वो स्टूडेंट जो क्लास कर रहा है या जो पैसा दे रहा है? जो पैसा दे रहा है वो मेरा रिसिपिएंट, ओके। तो कंपनी पैसा दे रही है तो मेरा रिसिपिएंट ये बंदा नहीं है जो मेरा क्लास कर रहा है, ओके। मेरा रिसिपिएंट वो जो मुझे पैसा दे रहा है। हाँ, अगर आपके ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन नहीं होगा, नो कंसिडरेशन, हाँ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता है तो भी सप्लाई बोला जाता है। शेड्यूल 1, ओके, शेड्यूल 1 परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC इज टेकन, या आपने डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का सप्लाई किया, या आपने प्रिंसिपल एजेंट का सप्लाई किया, या आपने जो है यहाँ पे इंपोर्ट, तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें फ्री भी होगे तो भी GST आता है। शेड्यूल 1 के हिसाब से हम आगे देखेंगे। तो अगर आपके ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन नहीं होगे तो फिर जिसको गुड्स डिलीवर्ड किया या अवेलेबल करवाया वो रिसिपिएंट, या जिसको सर्विस दी वो रिसिपिएंट, इंक्लूड्स देयर एजेंट, ओके, उसमें उनके एजेंट भी कवर किए जाएंगे, ओके, इंक्लूड देयर एजेंट। चलो, तो ये हुआ रिसिपिएंट की डेफिनेशन। उसके बाद में बेटा यहां पे देखते हैं बिजनेस की डेफिनेशन। यहां पे देखते हैं बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस इंक्लूड्स, कम ऑन, देखो यहां पे बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर या इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी टू क्लॉज ए, ओके। मतलब सारे एक्टिविटी विथ पेक्यूनियर बेनिफिट और नॉट। देखो GST में आप प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो उससे लेना देना नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, GST आएगा। प्रॉफिट मिले या ना मिले, लॉस में बेचो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी टू ए, जैसे ओके मेरा ट्रेनिंग कोचिंग का बिजनेस है लेकिन मैंने अपने क्लास के बेंचेस सेल कर दिए। बेंचेस इवन दो मेरा मेन बिजनेस नहीं है पर वो इंसिडेंटल टू माय बिजनेस है तो वो भी कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद में सी जो है वो यहां पे कह रहे हैं कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हो सकता है वॉल्यूम में ना हो सकता है फ्रीक्वेंसी में ना हो,
पर इन द नेचर ऑफ ए है, मतलब आपके ट्रेड और प्रोफेशन का ट्रांजैक्शन में, वॉल्यूम में नहीं है, फ्रीक्वेंसी में नहीं है, एक दो ट्रांजैक्शन है पर आपके प्रोफेशन का है, आपके ट्रेड का है, तो वो केस में वो बिजनेस बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मैं जीएसटी में ट्रेनिंग देता हूं, ओके, कोई कॉलेज में मुझे जस्ट एज ऑनररी अमाउंट दिया गया, एक गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया गया, कभी कभी गेस्ट लेक्चर लेता हूं, अब एक कॉलेज ने मुझे बुलाया गेस्ट लेक्चर के लिए और कुछ ऑनररी अमाउंट दिया, क्या वो ऑनररी अमाउंट पे जीएसटी आएगा? यस आएगा, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन इवन दो मैं वॉल्यूम में नहीं करता हूं, फ्रीक्वेंसी में नहीं करता हूं, पर इन द नेचर ऑफ माई प्रोफेशन है, इन द नेचर ऑफ माई प्रोफेशन है, तो वो भी ओके यहां पे जहां तक है बिजनेस बोला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, सॉरी बेटा, ओके, उसके बाद में सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स, कुछ तो गड़बड़ हो रही है चार्ट में, फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, चलो आप देख लो, आ जाएगा। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स, ओके। अब बहुत सी बार क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हम बहुत से गुड्स एक्वायर करते हैं सेटअप करने के लिए, तो क्या वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है? हाँ बेटा, वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, ओके। अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप कुछ एक्वायर करते हो, अभी तक बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो भी वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। या कभी कभी बिजनेस क्लोज हो गया, पर समझ लो मैंने फैक्ट्री क्लोज कर दी या ऑफिस क्लोज कर दिया, ट्रेडिंग ऑफिस, ओके, ट्रेडिंग शॉप क्लोज कर दी, पर उसमें कुछ गुड्स पड़ा था, वो गुड्स मैंने बाद में बेचा, आफ्टर क्लोजर बेचा, ओके, तो वो केस में आफ्टर क्लोजर के बाद भी अगर मैं बेचता हूं तो वो भी बिजनेस माना जाएगा। उसके बाद में क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी, ओके, या एनी सच बॉडी जो अपने मेंबर को फॉर सब्सक्रिप्शन फैसिलिटीज देती है, जैसे क्लब अपने मेंबर को फैसिलिटी दे रहा है जिसका पैसा ले रहा है, एसोसिएशन, सोसाइटी जिसका पैसा ले रहा है, तो ये भी बिजनेस माना जाएगा। उसके बाद में एंट्री टिकट टू प्रीमाइसेस, कोई एग्जीबिशन है, कोई अम्यूजमेंट पार्क है, ओके, कोई एंटरटेनमेंट इवेंट है, एंट्री टिकट्स है, ओके, वो एंट्री टिकट्स भी बिजनेस मानी जाएगी। रेस क्लब की सारी एक्टिविटीज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। और लास्ट यहाँ पे गवर्नमेंट की एक्टिविटी, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज दे रहा है, पर गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज जो है वो बिजनेस माना जाएगा, ओके, गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज बिजनेस माना जाएगा। चलिए, ओके, अब ये जो चार्ट है, तीन वर्ड्स केयरफुली समझ लो, ओके। सप्लाई, सप्लाई के तीन पार्ट है, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल और एग्जाम। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी है, टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर लेवी है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी नहीं है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट जिसके ऊपर लेवी नहीं है? नॉन टैक्सेबल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसके ऊपर लेवी नहीं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और एग्जाम सप्लाई, तो एग्जाम सप्लाई बेटा यहाँ पे, ओके, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं जीएसटी में एग्जाम सप्लाई कहूंगा तो नील रेट सप्लाई, वोनली एग्जाम, ओके, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी एग्जाम सप्लाई माना जाता है। तो जब भी मैं एग्जाम सप्लाई कहूंगा तो तीन सप्लाई है, नील रेट, वोनली एग्जाम एंड नॉन टैक्सेबल, ये तीनों को एग्जाम सप्लाई माना जाता है। चलिए, तो ये हमने पहला पार्ट यहाँ पे खत्म किया, ओके, जहां तक है चार्जिंग का, सेक्शन 9, उसके बाद में कलेक्शन, पर्सन लायबल टू पे टैक्स। अब हम नेक्स्ट इसमें सप्लाई ये कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। डन बेटा? चलिए, तो आपने आज का चार्ट रिवीजन देखा और एंजॉय किया होगा। तो चलिए, इस तरह से हमारे सारे चैप्टर्स की चार्ट रिवीजन होगी। ये सारी चार्ट रिवीजन आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेगी और अपडेटेड रहेगी फॉर May 23 एग्जामिनेशन। लेकिन फिर से एक बार कहता हूँ कि बेटा ये चार्ट रिवीजन है और जो भी अमेंडमेंट्स है ये रिवीजन फॉर्म में लिया जाएगा। साथ साथ में अगर आप अमेंडमेंट लेक्चर्स देखोगे तो आपके अमेंडमेंट्स इन डेप्थ में अच्छे से हो जाएगा। अमेंडमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो अमेंडमेंट लेक्चर्स भी चैप्टर वाइज साथ साथ में देख लो, तो दोनों चीजें आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपके लॉगिन में एक बार चेक कर लेना फिर से, ओके। अगर आपने इसके पहले भी चेक किया होगा तो भी एक बार फिर से चेक कर लेना। यहाँ पे आपके लॉगिन में, ओके, आपके सब चार्ट्स, चार्ट बुक, जीएसटी की वॉल चार्ट्स भी दी है, चार्ट बुक्स भी दी है। उसके बाद में हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इस बार के हमारे चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन के क्या स्पेशल फीचर है। तो इस बार में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवा के लूंगा। क्वेश्चन डिस्कशन भी हम कवर करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्वेश्चन डिस्कशन भी हम कवर करेंगे, जिसका ओके कौन कौन से क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड भी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया आपके लॉगिन में। तो आप vsmartacademy.com पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ पे मैंने लिंक दिया है
फॉर रजिस्ट्रेशन, वो प्रोडक्ट आप बाय कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने आप को vsmartacademy.com पे रजिस्टर कीजिएगा, अपना लॉगिन क्रिएट कीजिएगा, और लॉगिन में आपको 2 टैब बड़े इंपॉर्टेंट है, मटेरियल कंटेंट और स्टडी ग्रुप। तो मटेरियल कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा? पॉइंट नंबर 1, आपको सारे चार्ट बुक की PDF मिल जाएगी, वॉल चार्ट की PDF मिल जाएगी। उसके बाद में जो क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। ओके, और प्लस आपको यानी रिवीजन के साथ डिस्कस करने वाले हम, ओके, तो वो भी मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे जीनी बुक का डिजिटल बुक मिलेगा, PDF नहीं मिलेगा, डिजिटल बुक आपको मिल जाएगा जीनी बुक का। और आपको MCQ बुक रेफर करना है तो वो भी मैंने आपके इसमें डाल दिया है। ओके, तो ये आप जो भी मटेरियल है वो डाउनलोड कर लेना। पर हम हमारे रिवीजन में MCQ वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे, हम हमारे रिवीजन में चार्ट बुक के चार्ट्स रिवाइज करेंगे, प्लस ओके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका PDF मैंने आपके लॉगिन में शेयर कर दिया है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे, ठीक है, कभी कभी लेक्चर हो सकता है कि 2 सवा 2 घंटे का हो जाए, क्योंकि स्पेशली वो लेक्चर में जिसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, तो वो लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। वैसे लेक्चर का एवरेज टाइम 1.5 घंटा है, पर कभी कोई लेक्चर बड़ा हो जाए तो बी रेडी फॉर दैट। बेटा ये रिवीजन फ्री और आपके लिए है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए, और आज आपको मज़ा आया ही होगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे ओके चैप्टर वाइज सारा रिवीजन कवर करेंगे और चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। डन? तो इस बार 80 पार। थैंक यू।